नमस्कार साथियों, आप सभी का यश विद्यापीठ टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन वीक है तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसके अंतर्गत टॉप 100 प्रश्नों को पढ़ेंगे जो कि आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया गया है। जैसे आपको टॉपिक के बारे में बता दें तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के जो मेन टॉपिक हैं, सबसे पहला जो टॉपिक है सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन। इसके बाद है रेक्टिफायर, फिल्टर, रिपल, एससीआर, ट्रायक, ड्रायक, यूजेटी, ओप एम्पलीफायर, डिजिटल लॉजिक गेट, एसएमपीएस, सेंसर, पीसीबी, सोल्डरिंग, जीनर डायोड, एलईडी और फोटो डायोड के बारे में पढ़ेंगे। बीजेटी, फैट, मॉसफेट के बारे में भी, एम्पलीफायर, ऑक्सिलोस्कोप, आईसी और नंबर सिस्टम, एसीडी, डीएसी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और ईएसडी सेफ्टी। तो इन सभी चैप्टर से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो एक एक प्रश्न को बड़े अच्छे से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न इस समय पूछे जा रहे हैं जो कि नया पैटर्न चल रहा है। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न को देखेंगे, अर्धचालक का उदाहरण कौन सा है? विकल्प है तांबा, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, चांदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या होता है? एक सेमीकंडक्टर होता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, शुद्ध अर्धचालक किसे कहा जाता है? तो शुद्ध अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को कहेंगे या एक्सट्रिंसिक को या कंडक्टर को या इंसुलेटर को। ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आइए। सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है? 2, 3, 4 या 5? तो सिलिकॉन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है साथियों? 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मुख्य बहुसंख्यक वाहक कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, होल, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजोरिटी होता है वो होल का होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 5 देखिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक वाहक कौन होते हैं? होल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या आयन? तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें मेजोरिटी के रूप में इलेक्ट्रॉन होता है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है? तो ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट या मोनोवैलेंट या हेक्सावैलेंट? तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो आपको ट्राईवैलेंट मिलाना पड़ेगा, यानी 3 संयोजित तत्वों को मिलाना पड़ेगा। ठीक है। तो जिनके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें त्रिसंयोजी तत्व बोलेंगे। इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ट्राईवैलेंट। यदि आप एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएंगे तो उसमें आपको मिलाना पड़ेगा पेंटावैलेंट, यानी 5 संयोजित तत्व। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है? ऑप्शन है ट्राईवैलेंट, पेंटावैलेंट, डाईवैलेंट, मोनोवैलेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, पेंटावैलेंट। क्या सही होगा? पेंटावैलेंट। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, पीएन जंक्शन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है यांत्रिक शक्ति देना, धारा को एक दिशा में प्रवाहित करना, ताप बढ़ाना, प्रतिरोध शून्य करना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा, धारा को एक दिशा में प्रवाहित करना पीएन जंक्शन का मुख्य कार्य होता है। क्योंकि पीएन जंक्शन एक दिशीय डिवाइस है। क्या है? एक दिशीय डिवाइस है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, डायोड का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन है रेक्टिफिकेशन, केवल एम्प्लीफिकेशन, फ्रीक्वेंसी जनरेशन या फिर मैकेनिकल स्विचिंग। तो डायोड का मुख्य कार्य होता है रेक्टिफिकेशन का। क्या होता है? रेक्टिफिकेशन का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा। 10 नंबर देखिए, सिलिकॉन डायोड का सामान्य फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप लगभग कितना होता है? तो सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा। और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। तो 10 का ऑप्शन नंबर सी होगा, 0.7 वोल्ट।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। 11 नंबर देखिए, जर्मेनियम डायोड का सामान्य फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप लगभग कितना होता है? तो जर्मेनियम का होता है 0.3 वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न पे आइए। 12 नंबर देखिए, डायोड की रिवर्स करंट सामान्यतः कैसी होती है? बहुत अधिक, बहुत कम, हमेशा शून्य या एसी के बराबर? तो ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा, बहुत कम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। 13 नंबर देखिए, डायोड का फॉरवर्ड बायस कब होता है? तो डायोड का फॉरवर्ड बायस कब होगा? ऑप्शन देखिए, पी को निगेटिव और एन को पॉजिटिव से जोड़ेंगे, या फिर पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव से जोड़ेंगे, या फिर दोनों को पॉजिटिव से या दोनों को निगेटिव से। तो सही उत्तर क्या होगा? तो आप डायोड देखे होंगे, डायोड कुछ इस तरह का होता है, एन पी। यदि एन को एन के साथ, पी को पी के साथ जोड़ देंगे तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। क्या जाएगा? बी जाएगा। तो पी को पॉजिटिव के साथ और एन को निगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं, तो इस तरह का डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाता है। 14 नंबर प्रश्न देखिए, डायोड का रिवर्स बायसिंग क्या होता है? तो रिवर्स बायसिंग का मतलब कि टर्मिनल को आप चेंज कर देंगे। ऑप्शन देखिए, पी को पॉजिटिव और एन को निगेटिव के साथ। ऑप्शन बी है पी को निगेटिव, एन को पॉजिटिव के साथ। ऑप्शन सी है दोनों को पॉजिटिव। ऑप्शन डी है दोनों को निगेटिव। तो देखिए, पी को निगेटिव के साथ जोड़ना है और एन को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सी वाइस? रिवर्स वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो एन को जोड़ना है आपको पॉजिटिव के साथ और पी को जोड़ना है निगेटिव के साथ, तो इस तरह से आपको जोड़ना होगा, और ये है आपका जंक्शन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा, पी को निगेटिव के साथ और एन को पॉजिटिव के साथ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। 15 नंबर देखिए, जीनर डायोड का मुख्य उपयोग क्या है? तो जीनर डायोड का मुख्य उपयोग होता है वोल्टेज रेगुलेशन में। ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा। 16 नंबर देखिए, जीनर डायोड सामान्यतः किस बायस में वोल्टेज रेगुलेशन के लिए काम करता है? ऑप्शन है फॉरवर्ड, रिवर्स ब्रेकडाउन, या फिर जीरो बायस, या फिर दोनों में समान। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, रिवर्स ब्रेकडाउन में। ठीक है। चलिए, तो जो जीनर डायोड होता है वो रिवर्स बायस में काम ही करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। एलईडी का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन देखिए, लाइट इमिटिंग डायोड, लो एनर्जी डिवाइस, लीनियर इमिटिंग डायोड, लाइट इलेक्ट्रिकल डायोड। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा, लाइट इमिटिंग डायोड। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड। अगले प्रश्न पे आ जाइए। 18 नंबर देखिए, एलईडी में प्रकाश किस प्रक्रिया से उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। साथियों, पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। 19 नंबर देखिए, एलईडी को सामान्यतः किस बायस में चलाया जाता है? फॉरवर्ड में, रिवर्स में, जीरो, या फिर ब्रेकडाउन? तो एलईडी को हमेशा फॉरवर्ड में चलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, फॉरवर्ड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 20 नंबर, फोटो डायोड का उपयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? ऑप्शन है प्रकाश का पता लगाने, ऑप्शन बी है ताप उत्पन्न करने, ऑप्शन सी है ध्वनि उत्पन्न करने, ऑप्शन डी है मोटर चलाने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा, प्रकाश का पता लगाने के लिए फोटो डायोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सोलर सेल किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? ऑप्शन है ध्वनि, प्रकाश, यांत्रिक, या फिर रासायनिक। तो सोलर सेल क्या करता है? प्रकाश को किस में बदलता है?
विद्युत में बदलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। 22 नंबर देखिए, रेक्टिफायर का कार्य क्या है? ऑप्शन देखिए, एसी को डीसी में बदलना, या फिर डीसी को एसी में बदलना, वोल्टेज को हमेशा बढ़ाना, या फिर रेजिस्टेंस को घटाना। तो रेक्टिफायर का काम होता है हमेशा एसी को डीसी में बदलना। ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए। हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड सामान्यतः उपयोग होते हैं? 1, 2, 4 या फिर 6? तो हाफ वेव रेक्टिफायर की बात कर रहा है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? 1 डायोड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, और फुल वेव में 2 होता है और ब्रिज में 4 होता है, ये आपको याद कर लेना है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं? 1, 2, 4 या 8? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए और 25 नंबर देखिए। फुल वेव रेक्टिफायर का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन है केवल आधा साइकिल का उपयोग, दोनों हाफ साइकिल का उपयोग, कोई डायोड नहीं, केवल एसी आउटपुट। तो फुल वेव रेक्टिफायर का मुख्य जो लाभ है, दोनों हाफ साइकिल का उपयोग होता है इसमें, और हाफ वेव रेक्टिफायर में आधे साइकिल का उपयोग होता है। ये होता है आधी साइकिल और ये जो होता है फुल साइकिल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा, दोनों हाफ साइकिल का उपयोग होता है। 26 नंबर देखिए, फिल्टर सर्किट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है रिपल कम करना, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना, रेजिस्टेंस बढ़ाना और करंट रोकना। तो फिल्टर का जो फिल्टर सर्किट होता है उसका मुख्य काम होता है रिपल कम करना। रिपल का मतलब होता है जो आपकी वेव फॉर्म है, ये जो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्या करता है, कम करने का काम करता है, यही रिपल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा, रिपल को कम करने का काम फिल्टर सर्किट का होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए और 27 नंबर देखिए, कैपेसिटर फिल्टर किस रेक्टिफायर आउटपुट को स्मूथ करने का उपयोग करता है? ऑप्शन है डीसी पल्सेटिंग आउटपुट, केवल प्योर एसी, या मैकेनिकल आउटपुट, या ऑप्टिकल आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा, डीसी पल्सेटिंग आउटपुट। अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर पे आ जाइए। रिपल का अर्थ क्या होता है? डीसी आउटपुट में बचा हुआ एसी घटक, या केवल रेजिस्टेंस, या केवल इंडक्टेंस, या फ्रीक्वेंसी का शून्य होना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीसी आउटपुट में बचा हुआ एसी का घटक। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 29 नंबर देखिए, ट्रांजिस्टर में कितने मुख्य टर्मिनल होते हैं? तो ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह का होता है, तो इसमें कितने टर्मिनल होंगे? एमीटर, बेस, कलेक्टर। ये हो गया आपका बेस, एमीटर, कलेक्टर। तो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा या 5 होगा? तो ट्रांजिस्टर में कितने टर्मिनल होते हैं? 1 टर्मिनल, 2 टर्मिनल और 3 टर्मिनल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 3 टर्मिनल। 30 नंबर देखिए, बीजेटी का पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बेसिक जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइनरी जंक्शन ट्यूब, या फिर बाइपोलर ज्वाइंट टर्मिनल। तो इसका सही ऑप्शन जाएगा ए, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 31 नंबर देखिए, बीजेटी के 3 टर्मिनल कौन से हैं? ऑप्शन है गेट, ड्रेन, सोर्स, या फिर एमीटर बेस कंट्रोलर, या फिर एनोड कैथोड गेट, या फिर इनपुट आउटपुट ग्राउंड। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, एमीटर बेस और कंट्रोलर। चलिए अगले प्रश्न पे आइए और 32 नंबर देखिए, बीजेटी के प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन देखिए एनपीएन और पीएनपी, ऑप्शन बी है एन और पी, सी है ए और डी है एससीआर और ट्रायक। तो ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा, एन पी एन और पी एन पी।
तो बीजेटी में दो प्रकार होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, ट्रांजिस्टर में सबसे अधिक डोपेड रीजन कौन सा होता है? बेस में, कंट्रोलर में, एमीटर में या फिर जंक्शन में? तो ऑप्शन नंबर इसका सी जाएगा, एमीटर में। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाइए, 34 नंबर देखिए, ट्रांजिस्टर में बेस रीजन सामान्यतः कैसी होती है? ऑप्शन है बहुत मोटी हैवी डोपेड, या पतली लाइटली डोपेड, बहुत मोटी अनडोपेड, ऑप्शन डी है केवल मेटलिक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा, पतली और लाइटली डोपेड। तो ट्रांजिस्टर में जो बेस रीजन होता है वो पतला होता है और थोड़ा कम डोपेड होता है, यानी सबसे हल्का डोपेड होता है, उसमें सबसे कम डोपिंग की जाती है। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ आइए और 35 नंबर देखिए, ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर के लिए किस रूप में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट कहाँ दिया जाता है? तो बेस एमीटर में देते हैं। किस में देते हैं? बेस एमीटर में देते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए, 37 नंबर देखिए, ट्रांजिस्टर का करंट गेन बीटा किसका अनुपात होता है? तो ये होता है IC बटा में IB का, ठीक है। तो करंट गेन बीटा बराबर क्या होगा? IC बटा में IB। IC का मतलब होता है कलेक्टर करंट और IB का मतलब होता है बेस करंट। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, फेट का पूरा नाम क्या होता है? तो आपको बताना है फेट का पूरा नाम। तो फेट का पूरा नाम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए जाएगा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। चलिए अगले प्रश्न पे आइए, 39 नंबर देखिए, एफईटी में कंट्रोलर किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। मोसफेट का पूरा नाम क्या होता है? तो मोसफेट का पूरा नाम होगा मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एफईटी का इनपुट इम्पीडेंस सामान्यतः कैसा है? बहुत अधिक होता है। फेट का इनपुट इम्पीडेंस काफ़ी अधिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी जाएगा। अगले प्रश्न पे आइए, एससीआर का पूरा नाम क्या है? तो एससीआर का पूरा नाम होता है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए, 43 नंबर देखिए, एससीआर में कितने टर्मिनल होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो एससीआर में टोटल 3 टर्मिनल होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए और 44 नंबर देखिए, एससीआर के टर्मिनल कौन से हैं? तो एससीआर के टर्मिनल एनोड, कैथोड और गेट होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आइए और 45 नंबर देखिए, एससीआर को ऑन करने के लिए सामान्यतः क्या किया जाता है? तो एससीआर को ऑन करने के लिए गेट को क्या करते हैं? गेट को पल्स देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? पल्स देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 46 नंबर, ट्रैक का मुख्य उपयोग किसमें होता है? तो एसी पावर कंट्रोलर, या फिर केवल एसी रेक्टिफिकेशन में, या केवल लाइट डिटेक्शन में, या फिर मेजरमेंट में? तो ट्रैक का उपयोग किया जाता है एसी पावर कंट्रोलर में। ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा, ठीक है, एसी पावर कंट्रोलर। अगले प्रश्न की ओर आइए, 47 नंबर देखिए, डायोड का उपयोग मुख्यतः किसके ट्रिगरिंग में होता है? तो डायोड का उपयोग ट्राइक में होता है। कहाँ होता है? ट्राइक के ट्रिगरिंग में होता है। तो ट्राइक को ट्रिगर करने के लिए डायोड का उपयोग किया जाता है। यूजेटी का पूरा नाम क्या है? तो यूजेटी का पूरा नाम होता है यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा, ठीक है। यूजेटी का पूरा नाम क्या होता है? यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए, ऑसिलेटर का कार्य क्या है? तो ऑसिलेटर का कार्य होता है निरंतर पीरियडिक सिग्नल उत्पन्न करना। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए और 50 नंबर देखिए, एम्पलीफायर का मुख्य कार्य क्या है?
तो सिग्नल एम्पलीट्यूड को बढ़ाना एम्पलीफायर का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आइए। 51 नंबर पे आईसी का पूरा नाम क्या है? तो आईसी का पूरा नाम होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आईसी में अनेक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कहाँ बनाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए जाएगा, एक ही सेमीकंडक्टर चिप पे बनाए जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 53 नंबर देखिए, ओप एम्पलीफायर का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। 54 नंबर देखिए, आइडियल ओप एम्पलीफायर की इनपुट इम्पीडेंस कितना माना जाता है? तो इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ही अधिक या फिर इनफाइनाइट माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगले प्रश्न की तरफ आइए। आइडियल ओप एम्पलीफायर का आउटपुट इम्पीडेंस कितना माना गया है? तो इसका 0 माना गया है इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस को किससे प्रदर्शित करते हैं? जेड से करते हैं। चलिए 56 पे देखिए, लॉजिक गेट किस 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, लॉजिक गेट किस प्रकार के सिग्नल पर कार्य करता है? तो लॉजिक गेट डिजिटल सिग्नल पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो जितने भी भाई बंधु जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को अच्छे से अंत तक देख करके जाइएगा। ठीक है, 57 नंबर देखिए, एंड गेट का आउटपुट एक कब होता है? तो सभी इनपुट जब एक हो जाते हैं तो एक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आर गेट का आउटपुट एक कब होता है? तो जब कम से कम एक इनपुट 1 होगा तो आर गेट का आउटपुट 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, नॉट गेट का कार्य क्या है? तो इनपुट को इन्वर्स करना नॉट गेट का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए और 60 नंबर देखिए, नैंड गेट किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो नैंड गेट एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, नार गेट किसका कॉम्बिनेशन होता है? तो नार गेट आर प्लस नॉट का कॉम्बिनेशन होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। एक्स आर गेट का आउटपुट एक कब होता है? तो जब इनपुट अलग हो जाता है तो एक्स आर गेट का आउटपुट एक हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यूनिवर्सल गेट कौन से हैं? तो जो नैंड गेट होता है और जो नार गेट होता है, यही दो जो गेट होते हैं वो यूनिवर्सल गेट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस हमेशा 2 होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। 65 नंबर देखिए, डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? तो डेसिमल का जो बेस होता है वो हमेशा 10 होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है? तो हेक्सा का आप जान ही रहे हैं 16 होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो एक निबल में 4 बिट्स होते हैं। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? 4 बिट्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। एडीसी का पूरा नाम क्या है? तो एडीसी का पूरा नाम होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। डीएसी का पूरा नाम क्या होता है? तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न पे आइए। एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? तो एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। एसएमपीएस का एक प्रमुख लाभ क्या है? तो जब इसका प्रमुख लाभ होता है उच्च इफिशियंसी और कम आकार। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। ट्रांसफार्मर किस प्रकार के सप्लाई पर कार्य करता है? तो ट्रांसफार्मर हमेशा एसी सप्लाई पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है? तो फ्यूज का मुख्य कार्य होता है ओवर करंट को प्रोटेक्शन देना। ओवर करंट से क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस किससे प्रभावित होता है? तो थर्मिस्टर का रेजिस्टेंस ताप से प्रभावित होता है। एलडीआर का पूरा नाम क्या होता है? तो एलडीआर का पूरा नाम होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। एलडीआर का रेजिस्टेंस प्रकाश के बढ़ने पर सामान्यतः क्या होता है? तो घटने लगता है। रिले क्या है? तो रिले है एक विद्युत नियंत्रण स्विच। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बजर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो बजर का उपयोग ध्वनि संकेत के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। पीसीबी का पूरा नाम क्या है? तो पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अगले प्रश्न पे आ जाइए। सोल्डरिंग का उद्देश्य क्या है? तो सोल्डरिंग का उद्देश्य होता है कंपोनेंट को इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली जोड़ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। सोल्डरिंग में सामान्यतः किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो सोल्डरिंग में आप जानते ही हैं सोल्डर का उपयोग करते हैं। सोल्डर में जैसे शीशा होता है और स्टील मिला करके बनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मल्टीमीटर में क्या मापा जाता है? तो मल्टीमीटर से वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस मापा जाता है। डायोड टेस्ट के लिए मल्टीमीटर में कौन सा मोड उपयोग होता है? तो इसके लिए डायोड टेस्ट मोड उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। 85 नंबर देखिए। कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की यूनिटी क्या होती है? तो इसकी होती है फैराड में। 86 नंबर देखिए। इंडक्टर की इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट होती है हेनरी। अगला प्रश्न देखिए। 87 नंबर देखिए। रजिस्टर की रेजिस्टेंस की यूनिटी क्या होती है? यूनिटी ओम होती है। रजिस्टर का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो करंट को लिमिट करना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न पे आइए और 89 नंबर देखिए। पोटेंशियोमीटर क्या है? तो पोटेंशियोमीटर जो होता है वेरिएबल रजिस्टर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। कैपेसिटर डीसी को स्टडी स्टेट में सामान्यतः क्या करता है? तो ओपन सर्किट जैसा व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न पे आ जाइए। 91 नंबर देखिए। इंडक्टर डीसी स्टडी स्टेट में आदर्श के रूप में क्या करता है? तो ये शॉर्ट सर्किट जैसा व्यवहार करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 92 नंबर देखिए। जीनर डायोड का सर्किट सिंबल किस प्रकार के डायोड से संबंधित है? तो विशेषकर कैथोड लाइन वाले डायोड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। 93 नंबर देखिए। 7 सेगमेंट डिस्प्ले में सामान्यतः कितने सेगमेंट होते हैं? तो टोटल 7 ही होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। 95 नंबर देखिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हाई स्टेट सामान्यतः किसे दर्शाता है? तो ये लॉजिक 1 को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लो स्टेट सामान्यतः किसे दर्शाता है? तो ये दर्शाता है लॉजिक 0 को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला प्रश्न देखिए। ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में किस अवस्था में ऑन माना जाता है? तो ये सैचुरेशन अवस्था में ऑन माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 98 नंबर देखिए। ट्रांजिस्टर की कट ऑफ अवस्था में कंट्रोलर सर्किट लगभग कैसी होती है? तो ये बहुत कम होती है। क्या होती है? बहुत कम होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न की तरफ आ जाइए। इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की पोलरिटी कैसी होती है? तो इसकी पोलरिटी हमेशा पोलराइज होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ईएसडी का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आज के इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये क्लास आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर से मिलेंगे एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।